बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ लिनक्स। ठीक है, हमारी एक सीरीज चल रही है डेवऑप्स की, और डेवऑप्स का बूट कैंप अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग दी लिनक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और आज सिर्फ थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिनक्स है क्या। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंशाल्लाह प्रॉपर हैंड्स ऑन लैब स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है मैं ऐड करूंगा कि ज़ाहिर है आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास जो है AWS का अकाउंट नहीं होगा, चाहे AWS अकाउंट हो, GCP अकाउंट हो या Azure का अकाउंट हो। तो कोशिश होगी मेरी कि जो कुछ वीडियोस है लिनक्स की उसको मैं वर्चुअल बॉक्स में एक वर्चुअल मशीन बना के मैं ही उसके अंदर कमांड्स वगैरह चला के आप लोग को मैं चीज़ें कवर कराऊँ, एंड रेस्ट ऑफ द कमांड्स विल बी कवर्ड ऑन AWS साइट। ठीक है, तो कमांड्स चाहे आप ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल बॉक्स में चलाएं या क्लाउड में चलाएं, तो कमांड्स सबकी सेम होती है। ठीक है, सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लिनक्स को कवर करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा खास स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, एक ब्रिज की तरह काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके दरमियान? यूजर्स के दरमियान और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो आप ये समझें कि हम इंसान डायरेक्टली हम कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, बैकएंड में उसके पीछे जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आगे चल के भी हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है। इन शॉर्ट, OS बेसिकली इंश्योर करता है कि आपके जितने भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो कंप्यूटर पे बिल्कुल स्मूथली चले, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और एक और चीज़ ये OS कर रहा होता है कि आपके जो मेमोरी है, प्रोसेसर है, स्टोरेज है, और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके तमाम जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो स्मूथली चले। ठीक है, तो इंश्योर कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप में से मेजॉरिटी आप लोगों ने विंडोज़ यूज़ किया होगा। ठीक है, आप में से मेजॉरिटी एप्पल यूज़र होंगे। ठीक है, एप्पल में हमारे पास डिफरेंट डिवाइस आती है, लाइक मैक OS है, आईफोन है, ठीक है, आईपॉड है। ठीक है, तो उनके अलग अलग भी आप कह लें कि उसके बिहाइंड द सीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो iOS चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट OS की टाइप्स है। एंड्रॉइड आप सब फेमिलियर होंगे। ठीक है, आप में से मेजॉरिटी जो यूजर्स होंगे वो एंड्रॉइड यूजर होंगे। ठीक है, ब्लैकबेरी का भी अपना OS था। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग डेली बेसिस पर हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बात कही थी कि हम लोग कभी भी, हम एंड यूजर्स कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो आपका फर्मवेयर होता है, ठीक है, वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज बेसिकली आप यूँ कह लें कि एक सेट ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन होता है। बाइनरी इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है? बाइनरी हम कहते हैं जीरोस एंड वंस की फॉर्म में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। ठीक है, सब पूछूं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जीरोस एंड वंस की फॉर्म में मेरे पास कोई एक मैसेज है और आप तमाम ऑडियंस से मैं पूछूं भाई इसका मतलब क्या है, तो जाहिर है कोई भी नहीं बता सकता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने आपके कंपोनेंट्स है वो सब के सब मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है अब बीच में कौन आपको हेल्प आउट करेगा? वहां पे आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर, ठीक है, जो कि मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखा रहा होता है। ठीक है, और जैसे अब आपके सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस के अंदर आपके पास इमेजेस है, बटन्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई आप कह लें कि एक एप्लीकेशन का आइकन है। ठीक है, वो अब विदाउट OS ये चीज हमें नजर नहीं आती। ठीक है, और इसको हम समझ भी नहीं सकते थे भाई कि एक एप्लीकेशन है उसका मतलब क्या है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इंश्योर, और ये हेल्प आउट करता है कि आपके जो मशीन लेवल पे जो भी चीज़ है उसको, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एंड यूजर्स को वो चीज़ें दिखाए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और डेली बेसिस पे हम लोग इसके साथ इंटरेक्शन कर सकें, लाइक बटन से, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, या कोई भी इमेज है, या और भी चीज़ है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फंक्शनैलिटीज़ की, जो कि मेजर फंक्शनैलिटीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वैसे तो खैर बहुत सारे हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ है, बट जो कोर आप कह लें, जो इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं ना फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो ये 5 है हमारे पास। कौन कौन से हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है।
रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आप कह लें कि कंपोनेंट्स हैं, लाइक सीपीयू है, डिस्क है, नेटवर्क है या आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उन तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक, अब इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि आप कोई भी जब यूएसबी प्लग इन करते हैं तो वो ओएस डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव लग गई है, ठीक है, स्टोरेज पर्पज के लिए। अब जाहिर है उसके हिसाब से जो भी ड्राइवर बनते हैं, ठीक है, अब वो यूएसबी लग गई है, अब वो यूएसबी से जाहिर है जो यूजर है वो या तो डाटा कॉपी करेगा या डाटा जो है वहां पे सेव कराएगा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उन एप्लीकेशंस का चलना, उन एप्लीकेशंस को टर्मिनेट करना, ठीक है, और एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो जाहिर है उसमें आप कह लें कि एक प्रोसेस चाहिए होता है, ठीक है, बैकएंड में कितनी सर्विसेज चल रही होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आप यूँ समझें कि आप जब आप क्रोम यूज़ करते हैं, क्रोम एज अ ब्राउज़र, तो जाहिर है हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग ज़्यादा टैब्स खोल के बैठे होते हैं, ठीक है, रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो जाहिर है उन टैब्स को खुले रखना और उन टैब्स को इंश्योर करना कि वो टैब्स आपके क्रैश ना हो या टैब्स आपके बंद ना हो जाए, तो ये तमाम काम जो है वो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। स्टोरेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव लगी है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपके पास है, जब आप उसको प्लग इन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन हार्ड ड्राइव से या उन स्टोरेज डिवाइसेस से कैसे डाटा को स्टोर करना है और कैसा डाटा हमें रिट्रीव कराना है, ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा होता है? स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ये समझें कि जब आप कोई भी वर्ड फाइल बनाते हैं या कोई भी आप टीएक्सटी फाइल बनाते हैं, ठीक है, बैकएंड में फाइल किस तरह से सेव होगी, किस तरह से राइट होगी, कहाँ पे जाके सेव होगी, वो आपसे पूछता है ना कि एक फोल्डर के अंदर कहाँ पे सेव कराना है आपको, कोई भी फाइल हो, तो आप डेस्कटॉप पे सेव कराते हैं अमूमन या फिर हम किसी और ड्राइव पे हम स्टोर करा होते हैं, तो वो सारा काम जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा हंग्री बेस्ड या हैवी रिसोर्स बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसको ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल वो लोग समझ सकते हैं जो एडिटर है, ठीक है, वीडियो एडिटर की हम बात करें या नॉर्मल बेसिस पे हम लोग क्रोम ज़्यादा यूज़ करते हैं या हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी गई है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर उसमें आप वीडियो एडिट वगैरह कर रहे होंगे, तो उस वीडियो को रेंडर कराना, उसके अंदर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना एंड देन उस वीडियो को रेंडर करने के बाद स्टोर कराना, सेव कराना, तो वीडियो रेंडरिंग के दरमियान या जो वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, अब हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आता है, एडोबी के भी है, एप्पल का भी फाइनल कट प्रो आता है, ठीक है, कैपकट है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर होते हैं, तो उन मेमोरी को एलोकेट करना या उन एप्लीकेशन को कितने मेमोरी असाइन करना, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट आप कह लें कि मेजर फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विदाउट सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारे जो अपने ओएस है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डेंजरस हो सकते हैं, कल को हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो काम होता है वो ये है कि आपके ओएस को या आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है किससे? थ्रेट से या वायरस से, वॉर्म से, ट्रोजन से, या खुदा न खास्ता कोई भी मेलवेयर आता है आपके सिस्टम में या आपके सिस्टम में कोई रैंसमवेयर आता है, तो उस तरह के जो वायरसेस होते हैं उससे बचने के लिए या उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे इन वायरस से, तो ये काम किसका है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, खाली ये ओएस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ आती हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक लैपटॉप है, तो जाहिर है उसको मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही यूज़र बना हुआ है। हाँ, अगर मैं अपने लैपटॉप पे मैं 2-3 यूज़र एक्स्ट्रा बनाता हूँ, ठीक है, तो जाहिर है कल को मेरी जगह कोई दूसरा बंदा जो है जो कि ऑथेंटिकेट है, जो जिसको मैं जानता हूँ, जिसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो वो अपना यूज़र ने पासवर्ड डालेगा, देन उसके बाद वो लॉग इन कर लेगा, ठीक है। तो जो ऑथेंटिकेशन, जो यूज़र मैनेजमेंट या आप ऑथराइजेशन वाला जो काम है ना, ये बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट ही कर रहा होता है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि आप जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप या डिवाइसेस पे, तो आप जब आप पासवर्ड दे रहे होते हैं या जब आप फिंगरप्रिंट से आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं या आप फेस आईडी से आप जब आप लॉगिन कर रहे होते हो, तो ओएस बेसिकली इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन से लेके एक्सेस कंट्रोल तक का जो भी काम है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहा होता है। अच्छा, हम बात करते हैं लिनक्स की, ठीक है। अभी तक जो है मैंने ओएस की जो मेजर फंक्शनैलिटीज है, हिस्ट्री है, वो सब मैंने आप लोग को बता दी है। अब लिनक्स को कवर करने की सबसे बड़ी वजह क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लिनक्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? इट्स अ फ्री ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कर्नल बेस्ड आपके कहने के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया था किसने? लाइनस टॉर्वल्ड ने, ठीक है। लाइनस टॉर्वल्ड ने 1991 में इसने एक ओएस
इंट्रोड्यूस करवाया था टेक इंडस्ट्री में, जिसका नाम था लिनक्स, ठीक है, जो कि बेस करता था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ कि आजकल जितने आपके जो क्लाउड की बात करें या चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनके जो अपने डाटा सेंटर्स हैं या जितने आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, जितने आपके वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा होता है वो लिनक्स ही चल रहा होता है, ठीक है। लिनक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है। अच्छा, अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका जो सोर्स कोड है वो इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल है, जिसको कोई भी अपने पास क्लोन करके उसके अंदर कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसके हिसाब से वो अपना एक ओएस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मार्केट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है, जैसे हमारे पास यूबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, रेड हैट है, काली लिनक्स है और डेफ्ट है, टेल्स है, ये बेसिकली हमारे पास कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर्स है किसके, लिनक्स के, ठीक है। अच्छा, बात करें की कैरेक्टरिस्टिक की, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है, लिनक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहली बात जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि कोई भी जो है इसमें चेंजेस कर सकता है, देख सकता है और कोड को शेयर करा सकते हैं लिनक्स का, ठीक है। ये इंश्योर करता है तमाम डेवलपर्स को, जितने आपकी दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं, कि लिनक्स के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो भी इसके एज अ फीचर के तौर पे आप कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप एक लिनक्स को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। स्टेबल रिलायबल की बात करें तो लिनक्स चूँकि लाइट वेट है एज कम्पेयर टू विंडोज़, और लिनक्स जो है वो मिनिमल रिसोर्सेज पे भी चल जाता है, तो ये लॉन्गर टाइम तक जो है ये विदाउट एनी क्रैश और विदाउट एनी इशू ये चल रहा होता है लॉन्गर पीरियड पे, ठीक है। तो ये फायदा है हमारा लिनक्स का कि ये हमें स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सिक्योर है, ठीक है, जैसे कि बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स में इसका जो कोड है हर कोई देख सकता है, तो जाहिर है इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करके लिनक्स को और ज़्यादा सिक्योर बना सकता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल आप जैसे लिनक्स यूज़ करते हैं, sudo apt अपडेट या sudo yum अपडेट जब आप कमांड चलाते हैं तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है, तो वो बेसिकली बिहाइंड द सीन आपकी एक कम्युनिटी बनी है जो कि क्या करी होती है, डेली बेसिस पे इंश्योर करती है कि आपका जो लिनक्स सिस्टम है, जो ओएस है, वो और ज़्यादा सिक्योर हो, ठीक है। तभी आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई पैच या कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है। फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करने का आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है लिनक्स, ठीक है। इसमें आप तकरीबन हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं या उसका जो इंटरफेस है आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से दिखना चाहिए, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये बैकएंड में ये दिखता है और किस तरह से ये डीप डाइव कर्नल से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो ये चीज़ भी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा मैंने लिनक्स ओएस को मैंने मैक ओएस जैसे बनाया था। मैक ओएस मोहावे करके कोई एक ओएस आता था, तो उसको मैंने बिल्कुल ही एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर दिया था, बना दिया था, ठीक है। सो इस तरह की आप कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कमांड लाइन फ्रेंडली। अच्छा, इसके लिए मैं बताते चलूँ कि इसमें जो भी हम कमांड्स लिख रहे होंगे वो कमांड हम लिख रहे होंगे किस पे, CLI बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की इंटरफेस होती है, एक होता है GUI और एक होता है CLI, ठीक है। GUI वर्जन अगर आपको यूज करना हो तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है यूबंटू की, तो वहां से आप जो है डेस्कटॉप वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन ही हमारा GUI वर्जन होता है और सर्वर वर्जन ही हमारा CLI वर्जन होता है, ठीक है। अब इसमें एक दफा तो एक वीडियो में आप लोगों को GUI के हवाले से मैं ओवरव्यू दे दूंगा, बट इस कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स आई विल यूज CLI, ठीक है। जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर में जो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें कुछ कमांड्स मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा GUI लेवल पे, और मोस्टली जो मेजॉरिटी जो कमांड्स है लिनक्स की वो मैं AWS पे मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। सो यू हैव टू इंश्योर योरसेल्फ दैट यू हैव टू फैमिलियर विद दी CLI कमांड्स ऑफ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के जितने डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनमें से आप कह लें कि मेजॉरिटी जो कमांड्स है 90% सेम है, 90-95% सेम है। वो डिपेंड करता है, जो 5% का जो डिफरेंस आता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा OS यूज़ कर रहे हैं। आइदर आप यूबंटू यूज़ कर रहे हैं, आइदर आप रेड हैट यूज़ कर रहे हैं, आइदर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो OS रिलीज के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ भी मैं इंशाल्लाह कवर करा दूंगा। जो हमारे पास पॉपुलर लिनक्स फ्लेवर है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉपुलर जो लिनक्स फ्लेवर है वो है यूबंटू, ठीक है। यूबंटू बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और अगर आप ऐसा स्टार्ट लेना चाह रहे हैं कैरियर के तौर पे और अगर आपको लिनक्स सीखना है, सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद दी यूबंटू, ठीक है।
इसमें हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन भी आते हैं, सर्वर वर्जन भी आते हैं और ये क्लाउड में भी अवेलेबल है, ठीक है। और यूबंटू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी लिनक्स फ्लेवर, यूबंटू की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड इसकी जो अपनी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूज कम्युनिटी है। अच्छा, जैसे मैं यूबंटू को बता चुका हूँ, यूबंटू कह लें या उबंटू कह लें, इसमें प्रोनाउंसिएशन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि यूबंटू हो या उबंटू हो, दोनों का काम क्या है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन आप कह लें जो फ्लेवर है लिनक्स का, वो रेड हैट है, RHEL, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है। ये बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चल रहा होता है और आपके जो एंटरप्राइज लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेंटोस है, काली लिनक्स। अच्छा, काली लिनक्स जो है बेसिकली बनाया गया है किसके लिए? एथिकल हैकिंग के लिए, आपके साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल है उनके लिए, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पेनिट्रेशन के टूल्स आते हैं, जिसको हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं बाज़ औक़ात। तो इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स और नेटवर्क एनालिसिस के टूल्स आते हैं, ठीक है। और ये जनरल पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके जो IT या जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है उनके लिए एक फ्लेवर बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लिनक्स क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो इसमें आपको जो है खाली सर्वर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आप क्लाउड एनवायरनमेंट पे आप जाते हैं, ठीक है। चाहे क्लाउड आपका AWS, GCP जिसको हम लोग गूगल क्लाउड बोलते हैं, अलीबाबा हो या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई लाइसेंस फीस नहीं है एक्सेप्ट दी रेड हैट, ठीक है। रेड हैट की सब्सक्रिप्शन फीस है, ठीक है। फास्ट एंड स्टेबल की बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूँ, फास्ट एंड स्टेबल का मतलब ये है कि लिनक्स जो है वो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली चल रहा होता है और उसमें किसी भी किस्म का कोई भी क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, साल में एक बार अगर हुआ तो हुआ, ठीक है। और इसमें हमें रिस्टार्ट करने की भी नीड नहीं होती, ठीक है। सेम अक्रॉस ऑल क्लाउड का मतलब ये है कि जो लिनक्स के फ्लेवर है, लाइक अगर आप यूबंटू आज यूज़ करते हैं, यूबंटू का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 24 है, तो वो 24 वर्जन आपको AWS, एज़्योर, GCP क्लाउड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कमांड्स और जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है। सिक्योर, ठीक है। जैसे बता चुका हूँ कि लिनक्स के जो सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेस है वो एज कम्पेयर टू विंडोज़ वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ग्लोबल कम्युनिटी की वजह से ही आपको डेली बेसिस पे सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स मिली होती हैं। तो इस वजह से जो है लिनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। कस्टमाइजेबल की हम बात करें, जैसे बता चुका हूँ कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से आप ट्वीक्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जो है, अच्छा, कस्टमाइजेबल का जो मतलब है क्लाउड में वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए यूबंटू बेस्ट है या रेड हैट बेस्ट है या फिर आप कह लें कि सेंटोस बेस्ट है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप ट्वीक्स वगैरह कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। ह्यूज टूल सपोर्ट की बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे पास जो डेवऑप्स की जो स्किल सेट है उसमें डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, शेफ, पाइथन वगैरह, पपेट है, ये सारे जो नेटिव टूल्स हैं ये नेटिवली लिनक्स पे ही चल रहे होते हैं इजीली, ठीक है, विदाउट एनी इशू। लिनक्स में डेवऑप्स में जो है लिनक्स इतना ज़्यादा यूज़ किया होता है, ठीक है। एक सबसे बड़ी वजह है ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की, ठीक है। चाहे आप बात करो बैश स्क्रिप्टिंग की या पाइथन स्क्रिप्टिंग की, बैकएंड में जो हम लोग यूज़ करते हैं OS वो लिनक्स ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये डेवऑप्स ने जो है लिनक्स का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो यूजेज है वो ये कि हम इसमें हम ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। और लिनक्स के अपने भी जो पावरफुल कहने की जो कमांड्स होती है वो स्क्रिप्टिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करी होती है, ठीक है। आपके मेजॉरिटी जैसे बता चुका हूँ वर्ल्ड वाइड जितने आपके जो क्लाउड जो डाटा सेंटर बने हुए हैं, जो क्लाउड वेंडर है, पब्लिक क्लाउड की हम बात कर रहे हैं, AWS, GCP, एज़्योर की, तो उनमें मोस्टली जो आपके जो सर्वर्स वगैरह जो बने हुए जो चल रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हो कंपनी की, एंटरप्राइज लेवल की या ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें मोस्टली लिनक्स ही चल रही होती है, ठीक है। सो डेवऑप्स इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि लिनक्स के बारे में जाने, कैसे हम सेटअप कर सकते हैं सर्वर को और किस तरह से सर्विसेज वगैरह चलाई जाती हैं, क्या कमांड है, कैसे इश्यूज को फिक्स किया जाए और तमाम एप्लीकेशन को, तमाम सर्विसेज को मैनेज करें, ठीक है। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर का एक रोल है। आपके जो डॉकर के जो कंटेनर्स हैं या कुबरनेटिस के जो पॉड्स हैं, ठीक है, वो चल रहे होते हैं आपके लिनक्स पे, ठीक है, जो कि नेटिवली सपोर्टेड है और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की बात करें तो एंसिबल, शेफ, पपेट, टेराफॉर्म, ये एंसिबल, शेफ, पपेट बेसिकली हमारे पास CMD टूल खिलाते हैं। जब इंशाल्लाह इसको मैं अलग से एक कोर्स के तौर पे लॉन्च करूंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। टेराफॉर्म जो है नेटिवली, ये तमाम जो टूल्स है ये नेटिवली लिनक्स में चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेवऑप्स में क्या होता है कि बजाय इसके कि आप सर्वर को मैनुअली प्रोविजन करें, जाहिर है उस पर एक टाइम ज़्यादा लगेगा और उसमें जो है ह्यूमन एरर के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक कोड लिखते हैं
जो कि करता ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करता है विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास AWS का क्लाउड फॉर्मेशन भी आता है और ओपन सोर्स टूल है टेराफॉर्म, ठीक है। टेराफॉर्म इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा CMD टूल्स है, एंसिबल, शेफ, पपेट वगैरह, तो ये भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की मदद से हम लोग सर्वर वगैरह बना सकते हैं, उसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेजेस या कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह चला सकते हैं और उसके अंदर हम लोग जो है कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। उसको उसके अंदर हमें क्या चीज़ें चलानी है, क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। CI/CD की हम बात करें तो CI/CD जैसे बता चुका हूँ, CI/CD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और ये इसमें बिहाइंड द सीन जो है वो लिनक्स ही यूज हो रहा होता है, क्योंकि लिनक्स की कमांड्स चल रही होती हैं CI/CD पाइपलाइन में, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन को जो मैं कवर कराऊंगा इंशाल्लाह जेंकिंस पे और गिटहब एक्शंस पे, तो उसमें जो है आपको जो मोस्टली जो कमांड्स नजर आएंगी वो लिनक्स की ही नजर आएंगी, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की बात करें तो डेवऑप्स में हमारे पास जो आपके जो लिनक्स के सर्वर्स हैं, ठीक है, तो वो उनकी मॉनिटरिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इससे अंदाज़ा हो, ये चीज़ हम पता करें कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही चल रही हैं या उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। और बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में जो कुछ मॉनिटरिंग के टूल्स आते हैं प्री इंस्टॉल, ठीक है, टॉप है, PS है, ठीक है, जनरल CTL है, सिस्टम लॉग्स है। सो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम लोग जो है एक वर्चुअल बॉक्स हो या VMware वर्कस्टेशन हो तो उस पर हम लोग एक वर्चुअल मशीन बना के देखेंगे और एक GUI Ubuntu की हम एक मशीन बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, बट रेस्ट ऑफ दी CLI कमांड्स ऑफ लिनक्स विल बी AWS EC2 इंस्टेंसेस। सो आप अगर वर्चुअल मशीन बनाते हैं अपने लोकल PC पे तो उसमें वही कमांड चल जाएंगे जो मैं AWS पे चला रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो and take care of yourself and your loved ones. This is Munif signing off. Allah Hafiz.